इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला चैप्टर है कंसिडरेशन। अगर सेक्शन नंबर 10 आपको याद हो, सेक्शन नंबर 10 जिसमें हमने बात की थी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक एलिमेंट था जिसका नाम था लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हमने सिंपल भाषा में बोला समथिंग इन रिटर्न, ऐसी कोई चीज जो मुझे अपने प्रॉमिस के बदले में मिल रही हो उसे कहा गया कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का डेफिनेशन जरा देखना, डेफिनेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। डेफिनेशन दे रखा है हमारा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी के अंदर। तो अगर डेफिनेशन देखोगे तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन एक बार पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration. अब इस डेफिनेशन को देख के तुम्हें ये बात पे पूरा यकीन हो गया होगा कि भाई लॉ का पेपर है, ये पेपर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ रटना है। बट समझो इस चीज को, दैट इज ओनली समवेयर 5 to 10% ट्रू कि आपको 5-10% याद करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कैसे ये बात लिख पाएंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज डी में कंसिडरेशन का डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को ना जरा सा हम लोग ब्रेक करेंगे। जब हम ब्रेक करेंगे तो तुम्हें ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके सारे फैक्ट्स तुमको खुद ब खुद समझ में आएंगे और तुम उसको लिख पाओगे। देखते हैं एक एक करके, हम लोग ज़रा देखें कि इस डेफिनेशन के अंदर में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो डेफिनेशन ने कहा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज डी में, कंसिडरेशन के डेफिनेशन में कहा गया व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, मतलब प्रॉमिसर की इच्छा पे, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की इच्छा पे कौन कर रहा है? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रॉमिसी कर रहा है या कोई और कर रहा है। तो पहला लाइन क्या था? प्रॉमिसर के डिजायर पे, प्रॉमिसर की इच्छा से अगर प्रॉमिसी या कोई और, अब आगे के लाइन में इंटरेस्टिंग चीजें हैं, एब्सटेन्स, डज और एब्सटेन्स from doing something, does or abstain from doing something, has done or abstains from doing, promises to do और abstain from doing। ये तीन को जरा ध्यान से समझना। ये तीन अगर याद है तो डेफिनेशन याद है। बोल रहा है कि प्रॉमिसर के डिजायर पे प्रॉमिसी या कोई थर्ड पार्टी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ करता है या करने से रुकता है, किया है या कुछ करने से रुका था, फ्यूचर में करेगा या करने से रुकेगा, ऐसे एक्ट या एब्स्टिनेंस को हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन को एक बार फिर से समझते हैं अपने लैंग्वेज में जो एक्ट में लिखा है। फिर से देखो क्या बोल रहा है,
प्रॉमिसर के डिजायर पे प्रॉमिसी या किसी दूसरे ने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ किया है या करने से रुक रहा है, तो वैसे एक्ट, एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन कहते हैं किसी दूसरे प्रॉमिस का। तो डेफिनेशन में तो 2 ही 3 चीजें हैं। पहली चीज प्रॉमिसर के डिजायर पे हो रहा है, दूसरी चीज प्रॉमिसी या थर्ड पार्टी कोई कर रहा है, तीसरी चीज पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रहा है, चौथी चीज या तो कुछ करने की बात की गई है या करने से रुकने की बात की गई है। तो ये 4 एलिमेंट आपके डेफिनेशन के अगर आपको याद है तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। When at the desire of promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing past, does or abstains from doing present, promises to do or abstain from doing future something, such an act, abstinence or promise is called consideration for the promise. बस यही डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है। अगर ये डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन के साथ साथ कंसिडरेशन के कुछ कुछ फीचर्स भी याद हो गए। पहला फीचर प्रॉमिसर के डिजायर पे होगा, दूसरा फीचर प्रॉमिसी करेगा या कोई थर्ड पार्टी करेगा, तीसरा फीचर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कभी भी हो सकता है, चौथा फीचर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब कुछ करने की बात भी हो सकती है या कुछ करने से रुकने की बात भी हो सकती है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। अगर 5 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट तो आपको मिल गए वैलिड कंसिडरेशन के फीचर्स के लिए। इसके अलावा कुछ कुछ और रूल्स हैं, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के मल्टीपल रूल्स होते हैं, जो सेक्शन 10 में दिए हैं वो भी, और सेक्शन 10 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे। सिमिलरली कंसिडरेशन को भी वैलिड करने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स आपके एक्ट में दिए थे जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, कुछ कुछ और भी हमारी लीगैलिटीज हैं जो फुलफिल होनी चाहिए ताकि मेरा कंसिडरेशन वैलिड हो सके। तो पहला जो एलिमेंट है वो लिखता है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, डेफिनेशन का पार्ट है। जब तक आपने कोई काम प्रॉमिसर की इच्छा से नहीं किया है, आप उसको कंसिडरेशन देने के लिए लायबल नहीं है। एक बड़ा ही अच्छा सा केस लॉ दिया हुआ है आपको, कहता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के अंदर में एक पार्टी ने दूसरे को कहा कि अगर तुमने अपनी एजेंसी के थ्रू मेरे सामान बिकवा दिए, ए ने बोला कि अगर तुमने, बी ने अपनी एजेंसी के थ्रू मेरा सामान बिकवा दिया तो हम तुमको उसके एवज में कंसिडरेशन देंगे। मतलब बी अगर एक एजेंसी में मेरे सामान को बेचता है तो हम बी को उसके एवज में कंसिडरेशन देंगे। मतलब वो एजेंसी बी ने मेरे हिसाब से अगर क्रिएट किया तो मेरी लायबिलिटी बनेगी उसे कंसिडरेशन देने की। इस कहानी में हुआ ये कि एजेंसी बनी तो जरूर, मार्केट बना तो जरूर, लेकिन किसी और के कहने पे। तो मैंने एजेंसी बनाई जरूर है लेकिन मैंने किसी और के कहने पे बनाई है, मैंने प्रॉमिसी के कहने पे, प्रॉमिसर के कहने पे नहीं बनाई है। तो जब प्रॉमिसर के कहने पे नहीं बनाई है तो मेरी ऑब्लिगेशन भी नहीं है, मेरा राइट नहीं है कि हम उससे बोले कि भाई तुम हमको कमीशन दो। मार्केट बना नॉट एज पर ए, तो मार्केट में जो सामान सेल हो रहा है उसके एवज में मुझे इसे कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। कमीशन कब देनी होती? जब ये मेरे हिसाब से अपना एजेंसी बनाया होता तो मुझे वो कमीशन देने की जरूरत होती। व्हेन द एक्शन इज एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, तब लायबिलिटी बनेगी कंसिडरेशन की, अदरवाइज कंसिडरेशन की लायबिलिटी नहीं बनेगी। दूसरा फीचर बोलता है इट मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी के हाथ से ही मिले।
कंसिडरेशन किसी और से भी मिल सकता है। एग्जाम्पल, बस में जा रहे हो, तुम्हारे पास टिकट के पैसे देने के छुट्टे नहीं है, आजकल तो यूपीआई चलता है, मान लो नेटवर्क भी नहीं है, बगल वाले ने तुम्हारे बदले में पेमेंट कर दिया, प्रॉमिसी तो मैं था, प्रॉमिसी में पेमेंट मुझे करना था, लेकिन मेरे जगह पे कोई और कर दिया, तो भाई सामने वाले को अपने पैसे से मतलब है। अगर किसी और की तरफ से दिए हुए कंसिडरेशन को वो एक्सेप्ट करता है मेरे बिहाफ पे, तो मुझे अब उसको कुछ और कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी की तरफ से ही आए, किसी और की तरफ से भी अगर आ रहा है और प्रॉमिसर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इट कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन। इसके ऊपर भी एक केस लॉ है, नाम है चिन्नैया वर्सेस रमैया, बिल्कुल हिंदी मूवी सीन है ये, शॉर्ट में समझना, चिन्नैया वर्सेस रमैया। इस केस में क्या था, एक ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी ने अपनी डॉटर को बोला कि बेटी ऐसा है कि तुम अपने अंकल को एन्युटी पे करो और इसके बदले मैं तुमको एक लैंड दूं। अब पहले एक डेफिनेशन समझना प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का, बहुत सिंपल बात है। प्रॉमिसर वो होता है जो प्रॉमिस पूरा कर रहा है और प्रॉमिसी वो होता है जिसके लिए प्रॉमिस पूरा किया जा रहा है। कभी भी अगर कोई बोले कि ऑफरर और प्रॉमिसर सेम है, नहीं होता। प्रॉमिसर वो जो प्रॉमिस पूरा कर रहा है, प्रॉमिसी वो जिसके लिए प्रॉमिस पूरा किया जा रहा है। तो अगर डॉटर एन्युटी दे रही है अंकल को, तो डॉटर बिकम्स प्रॉमिसर, एंड क्योंकि वो अंकल को कर रही है तो अंकल बिकम्स प्रॉमिसी। अब क्या है कि भाई डॉटर ने तो एन्युटी दे दिया, डॉटर बोलेगी कि मुझे चाहिए कुछ इन रिटर्न, लैंड था इन रिटर्न। कुछ दिनों के बाद इन्होंने एन्युटी देना बंद कर दिया, तो अंकल ने इनके ऊपर केस कर दिया कि भाई मुझे एन्युटी नहीं दे रही है। डॉटर ने दो बातें बोली, पहली बात ये बोली कि भाई अंकल इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये मेरे ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बात इन्होंने बोली कि मुझे एन्युटी के बदले कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है फ्रॉम अंकल, जो कि प्रॉमिसी है, मुझे प्रॉमिसी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, मैं क्यों दूं एन्युटी। इन दोनों के रिस्पॉन्स में जज ने बोला, पहला, अंकल इज नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, अंकल इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि आपको कंसिडरेशन नहीं मिला, आपको कंसिडरेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ लैंड फ्रॉम योर मदर। तो मिल तो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा था हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, पास्ट, कंसिडरेशन मिला ना पास्ट में, वैलिड है। डेफिनेशन ने बोला कि प्रॉमिसी से मिले या किसी और से मिले, प्रॉमिसी से नहीं मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, वैलिड। तो इस पूरे सिनेरियो में दो बातें निकल के आई। पहली बात ये कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी के तरफ से ही आपको मिलेगा, किसी और से भी अगर आपको मिला है और आपने एक्सेप्ट किया है, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट आया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सिंपल भाषा में समझो, एक ऐसा आदमी जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्या अंकल का कोई लेना देना नहीं था? बिल्कुल था। अंकल इज दी बेनिफिशियरी। इस कॉन्ट्रैक्ट में अंकल बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी कौन है? जिसकी बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। क्या अंकल के बेनिफिट के लिए बना? जी बना। क्या बेनिफिट मिल रहा है अंकल को? एन्युटी। इसके बदले में क्या डॉटर को कुछ मिला था? हाँ जी मिला था, लैंड मिला था। किससे मिला था? मदर से मिला था। क्या वो प्रॉमिसी थी? नहीं।
फिर भी क्या ये कंसिडरेशन वैलिड है? हाँ। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट था कि इट शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर के डिजायर पे अगर वो काम हुई है तो मेरा राइट है कंसिडरेशन रिसीव करने का, प्रॉमिसर का राइट है कंसिडरेशन रिसीव करने का। दूसरा, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसी की तरफ से ही आए, कंसिडरेशन किसी और की तरफ से भी आ सकता है। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, इट मे बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। तो भाई एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना हमने, पहले यूनिट में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटरी होता है। एग्जीक्यूटेड विच हैज ऑलरेडी बीन डन, एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में होगा। हमने पढ़ा कि कंसिडरेशन पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। इट इज द सेम थिंग। अगला देखो, सेम बात बोल रहा है दोबारा, रेपिटेशन। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्जाम्पल से 2 सेकेंड में समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग तो 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, एक होता है मेरा इमीडिएट पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। अगर मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो जो सेलर है कंसिडरेशन उसको मिल गया, मिलने के बाद वो अपना काम कर रहा है। तो फॉर दी सेलर, जो सामान बेच रहा है उसके लिए हो जाता है पास्ट कंसिडरेशन, पहले ही मिल चुका है, उसके परफॉर्मेंस करने से पहले ही उसको पेमेंट मिल गई, तो दैट इज अ पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट कंसिडरेशन। जो मेरा बायर है उसने परफॉर्म कर दिया, उसको उस परफॉर्मेंस के बदले कंसिडरेशन कब मिल रहा है? फ्यूचर में। तो इसके लिए कंसिडरेशन इज इन फ्यूचर। और अगर सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी, सामान दोगे पैसा मिलेगा, सिंपल। या रिटेल है, फिजिकल शॉपिंग जब हम करते हैं, सामान के बदले पैसा, मतलब द कंसिडरेशन इज इन प्रेजेंट। ठीक, तो कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगला कहता है कंसिडरेशन में बी नीड नॉट बी एडिक्वेट, नॉट मे बी। एडिक्वेट मतलब काफी है, जितना है उतना मेरे लिए काफी है। कहता है कि जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन काफी हो। इसका मतलब क्या? हो सकता है मुझे जो बेनिफिट मिल रहा है वो 50 लाख रुपए का है और मुझे जो कंसिडरेशन सामने वाले को देना इज ओनली 10 लाख। लेट्स सपोज मैंने एक जमीन खरीदी किसी से, उसका एक्चुअली मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपया का है। वो बोलता है कि भाई मैं तुमको 10 लाख में ही बेच दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे पॉकेट से 40 लाख रुपए बच रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 50 लाख की जमीन थी जिसका मार्केट प्राइस 50 लाख था, उसको मैंने 10 लाख में खरीद लिया। क्या ये वैलिड नहीं है? बोलते हैं बिल्कुल वैलिड है। आपस में हम लोगों ने तय कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट क्या था? जब दो पार्टीज आपस में किसी बात को लेके अग्री कर जाएं एंड इट इज लॉफुल, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने बोला कि तुमको मैं 10 में ही बेच दूंगा, मैंने बोला ठीक है मैं 10 में ले लूं। तो इट बिकम्स अ कंसिडरेशन विच इज नॉट एडिक्वेट। एक्चुअली एडिक्वेट कितना होता? 50 लाख रुपए, क्योंकि जमीन की वैल्यू 50 लाख रुपए थी। मुझे कितना पे करना पड़ा? 10 लाख। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों ने आपस में तय किया है ये प्राइस। फ्री कंसेंट से हम लोग दोनों ने आपस में तय किया है ये प्राइस। अब तुम्हारे दिमाग में आया होगा मैम ये अचानक से फ्री कंसेंट क्यों बोल रहे हो आप? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात याद हो तो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक चीज कहा था, अनकॉन्शनेबल बार्गेन। खुद ही सोचो कि अगर कोई जमीन 50 लाख की है और सामने वाला मुझे 40 लाख में डिस्काउंट दे रहा है उसके ऊपर, तो तुम खुद ही थोड़े से एप्रीहेंसिव हो जाओगे कि ऐसी क्या बात थी, समथिंग इज फिशी। तो यही चीज होता है कि अगर मेरा कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो ये प्रिजम्पशन मान लिया जाता है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकता
जाता है, नॉट नेसेसरीली कि हो, बट ये प्रिज्यूम किया जाता है कि शायद कोई गड़बड़ी हो सकती है इसमें। अगला, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, जिस काम को करने के लिए मेरी पहले से ऑब्लिगेशन है वो काम कभी भी कंसिडरेशन के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज किसी के घर में चोरी हो गई। अब चोरी होती है तो आप सबसे पहले एफआईआर कराते हैं। अगर आप एफआईआर कराने गए और सामने वाले ने आपको बोल दिया कि मैडम जरा चाय पानी की व्यवस्था कराइए ना, फिर मैं एफआईआर लिखता हूं, तो ये जो एफआईआर लिखना है कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन कि मैंने उसको चाय पानी की व्यवस्था कराई तो उसके एवज में मुझे एफआईआर लिख के मिलेगा, नहीं, दे आर लीगली बाउंड टू डू दैट। तो जिस काम को करने के लिए अगर कोई लीगली बाइंड है तो उस काम को हम कंसिडरेशन के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। आगे आइए, consideration must be real and not illusionary. Consideration must be real and not illusionary. मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, illusionary, not real, cannot be a valid consideration. तो वैसी कोई भी चीज जो कि रियल नहीं है वो कंसिडरेशन नहीं हो सकती है। लास्ट बोलता है मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये 3-4 टर्म्स है, ये अगले यूनिट में भी आपको मिलेगा, विल डिस्कस इट। शॉर्ट में समझ लो, अनलॉफुल हम जानते हैं जो कि लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है या लॉ के अगेंस्ट बात करती है। मोरालिटी इज यूजुअली अ पर्सनल चॉइस। मेरे लिए हो सकता है कि मैंने किसी को 50 रुपए का अगर ब्राइब दिया, घूस दिया, तो मेरे लिए वो ठीक है, बिकम्स मॉरल, बट हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो 1 रुपया ब्राइब देना भी इमोरल हो। इट इज अ पर्सनल एजेंडा। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एट लार्ज को वो चीज खराब लग रही है, गलत लग रही है, तो कोर्ट इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख करके किसी कंसिडरेशन को अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोल सकता है। चलो आगे देखते हैं। आफ्टर फीचर्स, हमने जब फीचर पढ़ा तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन जो होगा कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी की तरफ से ही मिले, प्रोमिसी के अलावा किसी दूसरे से भी मिल सकता है, जो हमने एक केस लॉ में पढ़ा, केस का नाम चिन्नैया वर्सेस रमैया। उसमें हमने एक टर्म पढ़ा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जब टर्म आया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो 2-3 चीजें उसके साथ में आ गई। एक डॉक्ट्रिन कह लो, रूल कह लो, रूल आया ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल भाषा में अगर इसको समझो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है, एकदम सिंपल भाषा में अगर समझो तो ये कहता है दैट कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना इज प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होता है बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। किनके बीच में प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है? तो जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। मान लो कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच, अगर ए ने नॉन परफॉर्मेंस किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, इसको कौन ऑब्लाइज या एनफोर्स करा सकता है? बी। बी ये नहीं बोल सकता है कि सी जो इसका दोस्त है, तुमने ही मुझे ए से मिलवाया था, देखो ए काम नहीं कर रहा है
तो मैं तुमको बोल रहा हूं तुम ए से काम करवाओ, नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड बी, तो बी के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सके ऑन ए। सिमिलरली अगर मुझे सूट फाइल करना होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि बी के जगह पे सी जाकर के ए को बोले कि तुम बी का काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बी का काम कर दो। तो कहने का मतलब जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, सिर्फ उन्हीं के पास है राइट टू सू। केस फाइल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के पास है। मतलब सिर्फ बी ए के ऊपर केस करके उससे ये काम करवा सकता है। दूसरा, ऑब्लिगेशन टू बी सूड। अगर सूट फाइल होता है तो सिर्फ ए के ऊपर हो सकता है, बी के सी के ऊपर केस फाइल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये कौन है? ये है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जहां रूल होता है वहां एक्सेप्शन होता है। तो रूल क्या बोलता है कि केस सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकता है और केस सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट फाइल हो सकता है। ये है रूल। तो रूल है तो एक्सेप्शन भी होगा। एक्सेप्शन क्या? पहला एक्सेप्शन आता है इन केस ऑफ ट्रस्ट। अब ट्रस्ट में 3 लोग होते हैं। ट्रस्ट में हमारे पास 3 लोग होते हैं। पहला होता है मेरा ट्रस्टर, या इसको हम लोग सेटलर भी बोलते हैं। सेटलर वो होता है जिसका कि पैसा है, जो कैपिटल लगा रहा है। दूसरा पार्टी होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी बेसिकली उस पैसे को मैनेज करता है। किसके लिए मैनेज कर रहा है? तो बेनिफिशियरी के लिए। जैसे समझ लो, बहुत बार क्या होता है कि जो बहुत HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के नाम पे ट्रस्ट क्रिएट कर देते हैं। दिस इज अ प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट भी होता है, प्राइवेट ट्रस्ट भी होता है। पब्लिक ट्रस्ट यूजुअली पब्लिक के बेनिफिट, प्राइवेट ट्रस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए बना। तो प्राइवेट ट्रस्ट में क्या हो रहा है कि उस बच्चे का या उस जो भी HNI का स्पेसिफिक पर्सन है ऑफ इंटरेस्ट, उसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया गया। उसको कहा गया कि आप, ट्रस्टी को कहा गया कि आप कुछ दिन तक इस ट्रस्ट को मैनेज कीजिए, जब हो जाएगा तो पैसे दे देना इस बेनिफिशियरी को। अगर कल को ट्रस्टी को कुछ हो जाता है तो बेनिफिशियरी के पास राइट होना चाहिए ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली बना उसकी बेनिफिट के लिए है। अगर हमने उसे राइट नहीं दिया और ट्रस्टी का मन बदल गया तो वो बेचारा क्या करेगा? उसके बेनिफिट के लिए सारा कुछ हुआ था, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए उतनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डाल रखी थी, पैसे ही नहीं मिल रहे उसको, फायदा क्या हुआ? इसीलिए बेनिफिशियरी को राइट दिया गया कि ऑल्दो यू आर नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, आपको राइट है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवा सके। दूसरा कहता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट बेसिकली बंटवारे की बात होती है। जब बंटवारा हो रहा है तो यूजुअली वो 2 भाइयों के बीच में, 2 सिबलिंग्स के बीच में होता है। लेकिन कल को अगर उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, या एक सिबलिंग का फैमिली जो है उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दूसरा सिबलिंग का जो फैमिली है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके डिसेंडेंट्स हैं, वो चाहे तो आकर के उस पर्टिकुलर सेपरेशन एग्रीमेंट जो होता है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। चलो, इन केस ऑफ
सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में एक फीमेल है जिनके फादर उसके हस्बैंड, फीमेल के हस्बैंड को कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची को ठीक से रखो, इसके एवज में जो भी मंथली अलाउंस है या तो आप मैं उसको पे करने के लिए रेडी हूँ। तो अगर प्रॉपरली नहीं वो कर रहा है, केयर नहीं कर रहा है, तो मेरा जो फीमेल है दे हैव द राइट टू एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि फादर के हिसाब से ही वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, फीमेल के हिसाब से भी वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। चौथा कहता है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब होता है डेलीगेशन बेसिकली, जब हम किसी को काम असाइन कर दे रहे हैं, डेलीगेट कर दे रहे हैं। इसके अंदर में समझो हो क्या रहा है। अगर मान लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग पढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आप लोगों ने पढ़ा है कि मैंने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स कर दिया किसी को। अगर मैंने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर दिया टू एन एंडोर्सी, एंडोर्सी के पास राइट आ गया कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अपना पेमेंट वो रिकवर कर सके फ्रॉम दी ड्रॉई। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन ड्रॉअर एंड द ड्रॉई, तो ड्रॉअर के पास राइट था उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का, लेकिन जब ड्रॉअर ने अपना राइट को असाइन कर दिया टू द इंडोर्सी, अब उस असाइनी या उस इंडोर्सी के पास भी राइट आ गया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉई से एग्जीक्यूट करवा सके। नेक्स्ट इज एस्टॉपल और एक्नॉलेजमेंट। अगर मैंने एक्नॉलेज कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, ड्यू टू माई एक्शन इट इज एज्यूम्ड दैट आई विल बी लायबल। अगर लेट्स सपोज कोई सामान बिक रहा है और आई एम दी ओनर, कोई और वहाँ पे बैठ करके सारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को एक्नॉलेज किया। तो अब मान लेते हैं सारी बातचीत हुई थी ब्रोकर और एक्चुअल बायर के बीच में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पूरी तरीके से एनफोर्स करने का राइट भी है और मेरे ऊपर केस भी हो सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए। आई कैन नॉट लेटर ऑन से कि मैंने नहीं बोला था, आपके बिहाफ पे ही वो आदमी बात कर रहा था। नेक्स्ट इज कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड। कोवेनेंट का मतलब होता है रूल। तो अगर कोई भी रूल एस्टैब्लिश हो गई है किसी जमीन के ऊपर में, तो वो रूल भले आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थे या नहीं थे, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर वो रूल भी एप्लीकेबल होगा। इसका एक बड़ा अच्छा केस है एग्जाम्पल, और ये हमेशा आता है एग्जाम्स में आता है। सो वील टॉक ऑफ द एग्जाम्पल, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझने में और आप इजीली आंसर भी लिख पाएंगे एग्जाम में जब आएगा तो। अरे भाई चलो ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, एक जमीन है, और ये क्वेश्चन भी आया है, आप क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। एक जमीन होती है, ए ने ये जमीन बी को सेल की, लेकिन जिस समय सेल की उसने कहा कि देयर इज अ शॉप जो इस जमीन पे है और मेरे बेटे का है। जब तक ये चाहे, जब तक इसकी विलिंगनेस है, तब तक आप ये शॉप को छोड़ दीजिएगा। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस शॉप। बी अग्री कर गया, बी ने जमीन खरीद ली। अब क्या है कि बी ने इसको फर्दर सेल कर दिया सी को। जब बी ने ये जमीन फर्दर सेल की सी को, उस समय इसने ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया था कि बी ए के बेटे का शॉप वहां पे वो जब तक चलाना चाहे तब तक वो चलाएगा। तो अब क्योंकि सी जो है ये हमारा बन गया जमीन मालिक, तो ये चला गया इसके बेटे को डिस्ट्रॉय करने, हटाने, कि भाई मेरी जमीन है हटाओ। ये जो हमारा ए का बेटा है इसके पास राइट है। क्या ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वाज ए एंड बी। ए ने बोला था कि बेटे को रखने देना शॉप, बी ने बोला था ठीक है मैं रखने दूंगा। तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो थे ए और बी।
ये तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। एनफोर्स किसके ऊपर कर रहा है, ये एनफोर्स कर रहा है सी। क्या सी एक्चुअल पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, सी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो क्यों करना पड़ा? क्योंकि जमीन के ऊपर में वो पर्टिकुलर रूल को अप्लाई कर दिया गया था बिटवीन द ओरिजिनल पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, लास्ट एक पॉइंट बोलता है इन केस ऑफ एजेंट। अब देखो, एजेंट का बहुत सिंपल सा फंडा है। एजेंट जो है कहां से आया, किसके लिए काम कर रहा है? एजेंट जो है वो काम करता है प्रिंसिपल के लिए। जब वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज के लिए लायबल प्रिंसिपल को करोगे। तो ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा लायबल करेगा प्रिंसिपल को, क्योंकि एजेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अगला जो टॉपिक आता है हमारा, उसको कहते हैं हम लोग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल बोला सेक्शन नंबर 25 के अंदर कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। सेक्शन 25 सेज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस देयर इज अ वैलिड कंसिडरेशन, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है। यही कहता है सेक्शन नंबर 25। लेकिन हमने क्या बोला, जहां रूल होगा वहां एक्सेप्शन भी होगा। तो इस स्पेसिफिक रूल का भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है इफ इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव और अफेक्शन से बनाया गया है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब कि भाई ऐसा कोई धमकी वमकी दे करके नहीं था, देयर वाज नो कोअर्जन, नथिंग, आपस में प्यार था, आपस में था हमारा, तो हमने एक दूसरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। जहां पे लेट्स सपोज कि बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस अगर याद हो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में क्या हुआ था, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को कि मैं अभी जा रहा हूँ श्रीलंका काम से, बट मैं जब आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस लेकर के आऊँगा। कंप्लीटली आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कोई धमकी भरी बातें नहीं थी, इट वॉज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बनाया गया और उसमें बाकी के कंडीशंस भी हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। क्या क्या उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स है? पहला बोलता है कि भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन से तो होना ही चाहिए। दूसरा कहता है कि पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन, आपस में उन दोनों का रिलेशन हो। तीसरा कहता है कि राइटिंग में हो, रजिस्टर्ड हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी को धमका करके कहा कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम छत पर से कूद जाएंगे, सो आई मे बी इन नियर रिलेशन, इट माइट बी इन राइटिंग, इट माइट हैव बीन रजिस्टर्ड, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां नेचुरल लव और अफेक्शन नहीं था। बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में आपका 2 पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। पहला पॉइंट कि इट वाज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा पॉइंट, पार्टीज स्टूड इन नियर रिलेशन, हस्बैंड वाइफ। ये बाकी के 2 एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि वो अग्रीमेंट एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं था, इट वाज सिंपली अ सोशल अग्रीमेंट। अगर हम उसको राइटिंग में डाल देते, रजिस्टर्ड कर देते, तो हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था। क्वेश्चन आता है, कहानी के फॉर्म में, केस लॉ के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा सिनारियो हुआ, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पे लिखते हैं कि इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सोशल अग्रीमेंट। फिर क्वेश्चन का आगे का पार्ट आता है, व्हाट इफ this particular contract was in writing and registered by the wife? तब आपका वहां जवाब पलट जाएगा कि even if it is in written form, it is registered, it is made out of natural love and affection, it is between the people, parties in near relation, it can be a valid contract.
अगले पॉइंट पे आते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि बिना कंसिडरेशन के भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? कहता है इफ इट इज अ पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, नाम से समझ में आ रहा है, मैंने पास्ट में कोई एक्टिविटी की, वॉलेंटरीली की, पास्ट में किया था, अपनी इच्छा से किया था, यहाँ मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था करने का। कहता है कि अगर कोई पास्ट वॉलेंट्री सर्विस हुआ है, उसके अंदर अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं तो वैलिड होगा, उसके अंदर अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी दे रहे हैं तो भी वो एक्ट वैलिड होगा। मतलब क्या, वॉलेंट्री सर्विस हुआ, प्रॉमिसर को हुआ तो मतलब प्रॉमिसर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस समय वो सर्विस दिया गया, एंड प्रॉमिसर ने बोला था कि मैं कॉम्पेंसेट करूंगा। बहुत सिंपल एग्जांपल बुक में भी दे रखा है, पी जो है वो आर का वॉलेट खोज करके दे देता है और पी ने बोला कि मैं तुमको इसके लिए 10,000 रुपया दूंगा। वॉलेट खोजना वाज अ वॉलेंटरी सर्विस, वॉलेट मैंने पास्ट में खोजा, जब मैंने वॉलेट खोजा तो प्रॉमिसर एग्जिस्ट, जब मैंने उसको वॉलेट दिया तो प्रॉमिसर एग्जिस्ट कर रहा था, उसका इंटेंशन बना कि वो मुझे 10,000 रुपये देगा। कल को जब मैं उसे 10,000 रुपये मांगने जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो ये बोले कि मुझे इस 10,000 के बदले क्या मिल रहा है। अरे भाई, आपको मैंने वॉलेट लौटाया था इन द पास्ट, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ कंसिडरेशन। अगला तीसरा बोलता है टाइम बार्ड डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। पहले ये समझते हैं टाइम बार्ड क्या होता है। जब भी आपके अकाउंट्स में आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपके पास बनता है एक डेटर जो बोलता है कि मैं बाद में पे करूंगा। आप बोलते हैं हाँ ठीक है। अगर मान लेते हैं ड्यू टू एनी गिवन रीजन वो पेमेंट करने से मुकर गया, बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं करूंगा, तो इसको आप अपने बुक्स में दिखा देते हैं एज बैड डेट। यहां तक की कहानी होती है। कई बार अकाउंट्स में यह भी होता है कि आपके क्वेश्चन में लिख देता है बैड डेट रिकवर्ड, मतलब वो डेटर जो बोल दिया था हम पैसा नहीं देंगे या जिससे हमको उम्मीद खत्म हो चुकी थी, हमने उसको लॉस मान लिया था, उससे हमको पैसा रिकवर हो जाता है। तो हम अपने बुक्स में दिखाते भी हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो ये जो मेरा डेटर है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बना, मैंने उसको सामान बेचा, उसके बदले वो मुझे पैसे देता, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो मुझे पैसे देने वाला था, मतलब मेरे पास राइट है उससे वो पैसा निकलवाने के लिए उसके ऊपर केस फाइल करूं। आई कैन एनफोर्स दैट अग्रीमेंट ऑन हिम। लेकिन क्या है कि लॉ ने बोला कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि तुम 20 साल बाद जागोगे कि ये आदमी मेरा डेटर था, मैं इसके ऊपर केस करना चाहता हूं अपने उस डेट के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब जागा तब सवेरा, नहीं। लॉ ने उसमें लिमिटेशन लगा रखा है, एक एक्ट बना दिया जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का काम ही यही है कि वो टाइम लिमिट को डिफाइन कर देता है कि इतने टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने सूट फाइल किया तो फिर वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। अगर मान लो ये जो मेरा डेटर था ये टाइम बार्ड हो गया, मतलब लिमिटेशंस एक्ट के बियॉन्ड हो गया टाइम, अब हम इसके ऊपर केस नहीं कर सकते ना। तो जब केस नहीं कर सकते, ये पैसा दे भी नहीं रहा है, तो ये तो मेरे लिए बैड डेट ही होगा ना। मैंने इसको बुक्स में बैड डेट दिखा दिया, ठीक। अचानक से बाद में वो बोलता है कि टेंशन मत लीजिए मैडम, हम आपका पेमेंट कर देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, और मुझे चेक दे दिया इसने। अब ये जो चेक दिया मैंने तो पहले ही बैड डेट मान लिया था, मतलब मेरा और उसका आज के डेट में देयर इज नो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसने मुझे एक नया प्रॉमिस किया। अब ये जो नया प्रॉमिस किया, मान लो मैंने चेक डाल दिया बैंक में और चेक बाउंस कर गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ोगे आगे, बोलता है चेक बाउंस अगर कर जाता है तो उस केस में
2 साल की सज़ा हो सकती है, बट उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो चेक बाउंस हुआ होगा किसी न किसी डेट के अगेंस्ट हुआ होगा। डेट तो ख़त्म हो चुका था, देयर इज़ नो डेट एग्जिस्टिंग। क्यों? क्योंकि मैंने बैड डेट मान लिया था उसको, सो देयर वॉज नो डेट। बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया, अगर कोई प्रॉमिस करता है कि हम आपका ये टाइम बार्ड डेट का पेमेंट कर देंगे और वो उस प्रॉमिस को फेल कर जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे इस पेमेंट के बदले क्या मिल रहा, तुमको पास्ट में मिल चुका। ऑल्दो लिमिटेशंस एक्ट के अंदर हम तुमको एनफोर्स नहीं कर सकते थे वो पेमेंट करने के लिए, बट जब तुमने मेरे से नया प्रॉमिस किया है, नाउ यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट, इवन इफ इस पेमेंट के बदले मैं तुमको कुछ नया अब नहीं दे रही, बिकॉज द परफॉर्मेंस वॉज ऑलरेडी कंडक्टेड इन दी पास्ट। परफॉर्मेंस ऑलरेडी पास्ट में हो चुका था। आगे बढ़िए। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के केस में बोलता है कि एक्ट खुद ही बोल दिया, सेक्शन नंबर 185 के अंदर एक्ट खुद ही बोल दिया कि एजेंसी का रिलेशन क्रिएट करने के लिए किसी तरीके का कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। मम्मी जब आपको बोलती है कि बेटा धनिया ले आना, चीनी ले आना 2 किलो, तुम लेके आओ, मैं उसके बाद तुमको जो भी पैसे बचेंगे तुम ले लेना, एजेंसी रिलेशन है। अब इस केस में अगर मैंने बोला कि मम्मा आपने तो बोला था कि एक्स्ट्रा पैसे रख लेना, मैं नहीं लेके आ रहा फिर भी, या आप गए एक्स्ट्रा पैसे रख लिए आप लेके नहीं आए, तो इसके लिए जेल नहीं हो सकती ना, ऑल्दो इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, बट इसके लिए किसी तरीके का ब्रीच भी नहीं माना जाएगा। वाई? बिकॉज कंसिडरेशन इन केस ऑफ एजेंसी इज नॉट वैलिड, लेकिन इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन जब वो बच्चा गया उस शॉप में तो माना जाएगा कि वो मदर का एजेंट है, ऑल्दो उस बच्चे को उस पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, बट दैट बच्चा इज द एजेंट ऑफ मदर एंड हेंस मदर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस ट्रांजैक्शन को लेकर के। अगला बोलता है कंप्लीटेड गिफ्ट। किसी को बर्थडे गिफ्ट दे दोगे तो ऐसा तो नहीं है कि उसको वापस ले लोगे अगर उसने काम नहीं किया तो। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कंप्लीटेड गिफ्ट है और एक और है, दोनों को एक साथ समझिए। चैरिटी, कंप्लीटेड गिफ्ट एंड चैरिटी, दोनों को साथ में समझो। एक मूवी आई थी पीके, आमिर खान वाली, उस मूवी में एक सीन था कि दान पेटी में पैसे वो बाहर निकाल रहा था आमिर खान पी के। तो दान पेटी से जब पैसे बाहर निकालने लगा तो लोगों ने बोला कि एक बार जो पैसे दान पेटी में चले गए वो चले गए। आपको अगर याद हो, उससे पूछा गया कि तुम दान पेटी से पैसे क्यों निकाल रहे थे, उसने क्या बोला कि मैंने यहाँ पे कुछ काम करने के लिए पैसे जमा किए थे, मेरा वो काम नहीं हुआ तो हम अपना पैसा वापस ले रहे थे। कहता है इन केस ऑफ चैरिटी और इन केस ऑफ गिफ्ट, अगर आपने वो दे दिया तो दे दिया, आपको प्रॉमिस्ड था कि आप ये डोनेशन दे रहे हैं तो मंदिर बनाएंगे, नहीं बना, आपको वो डोनेशन वापस नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ रिटर्न, आप नहीं कर सकते। लास्ट एक बोलता है बेलमेंट। तो बेलमेंट का मतलब क्या होता है ये समझना, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेलमेंट का मतलब होता है जब मेरे पास कोई सामान है, मेरे पास इसकी ओनरशिप भी है और मेरे पास इसका पोजेशन भी है, सामान मेरा है, मेरे ही पास रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका पोजेशन किसी और को दे दिया फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और अ स्पेसिफिक पर्पस, मैंने ये किसी और को दे दिया। कहता है कि अगर आपने स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक पर्पस के लिए सामान किसी दूसरे को दिया है, इट इज अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बेलमेंट 2 तरीके का होता है। बेलमेंट होता है या तो ग्रैटिटुअस या नॉन ग्रैटिटुअस। एग्जाम्पल से समझो, अगर मान लो प्रैक्टिकल मेरे साथ ये हुआ, होना नहीं, ध्यान रखना कभी तुम्हारे साथ ना हो। एग्जामिनेशन हॉल में गए, सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम था, अकाउंट्स का पेपर, फर्स्ट एग्जाम,
पेन लेके नहीं गए। अब पेन लेके नहीं गए तो ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्ज़ाम तो देना है। क्या करें, दोस्त से मांगा। अब एग्जामिनेशन हॉल में ना दोस्त मिलते नहीं है जल्दी, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कौन सा कहाँ बैठ रहा है। मतलब इफ़ यू आर अनअवेयर, अगर आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि पहले से, तो मेरे ऐसे कोई दोस्त थे नहीं जो कि सीए दे रहे थे हमारे टाइम पे, तो मुझे मालूम नहीं था इफ़ आई हैव एनी कॉमन फ्रेंड्स। फॉर्चुनेटली एक फ्रेंड दिख गया, मैंने बोला भाई पेन दे दो, पेन लाना भूल गए। तो ये गेव मी द पेन, मैंने अपने एग्ज़ाम लिखा और मैंने वो पेन उसको वापस दे दिया। तो उसने क्या किया, अपना पेन का पोजेशन मुझे दिया फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एग्जामिनेशन तक। एग्जामिनेशन खत्म हुआ, पेन वापस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सामने वाले ने कुछ रिटर्न में नहीं मांगा, उसका बस एक ही एक्सपेक्टेशन था, भाई मेरा पेन वापस कर देना। दैट वॉज दी ओनली एक्सपेक्टेशन, इसके अलावा और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। इस तरीके के बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं ग्रैटिट्यूडस बेलमेंट। जब मुझे उसके बदले रेंटल पे करना होता है, जब मुझे उसके बदले फीस पे करनी होती है, देन इट बिकम्स नॉन ग्रैटिट्यूअस। तो इन केस ऑफ ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, इतना ही काफी है कि आप उसको उसका सामान वापस कर दीजिए एज पर दी इंस्ट्रक्शंस। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि बिना कंसिडरेशन के भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अदरवाइज रूल सेज, सेक्शन नंबर 25 सेज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका बात करता है विथ रिगार्ड्स टू कंसिडरेशन।